हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेशंस का। पिछले लेक्चर में हमने आपको डिटेल में बहुत कुछ कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, और उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने डेरिवेशन किया था, और वहीं से आया हुआ है जो इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव का, उसका हमने डिस्कशन डिटेल में कर दिया पिछले लेक्चर में। अब हम एक नज़ारा दिखाने जा रहे हैं आपको डेरिवेशन का, क्योंकि मेनली फोकस हमने इस बार किया है। इस बार बोर्ड के लिए 2 या 3 महीना पहले से हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था, उसमें मेन हमारा फोकस था, लगभग 2 महीने पहले से मेन फोकस था ऑब्जेक्टिव और डेरिवेशन पे। पहले दूसरे चैप्टर का हमने डिटेल में डिस्कशन किया, उसके बाद आप लोगों ने लाइट के बारे में कहा था। हाँ, लाइट को खत्म करके मॉडर्न खत्म किया, फिर 3 से 8 तक हमने चैप्टर को पूरा कवर किया। ऑब्जेक्टिव और डेरिवेशन मेन फोकस था अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों के अनुसार। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कि डेरिवेशन में हमने ऑफलाइन क्लास में तो जितना पढ़ाए हैं सारा आया हुआ है। ऑफलाइन क्लास में तो साल भर 1 साल पढ़ाया है हमने, और वहां से सारा आया हुआ है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक नज़ारा दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को कि 2 मंथ्स, यहाँ पे लगभग 2 मंथ से हमने आपको ऑब्जेक्टिव और डेरिवेशन करवाया, जिसमें डेरिवेशन में अभी हम वही दिखलाने जा रहे हैं कि 6 डेरिवेशन में से 5 डेरिवेशन 2 मंथ्स में आए हुए हैं, और ऑफलाइन क्लास का 6 डेरिवेशन जो बतलाए हुए हैं क्लास में वो सब आया हुआ है। मतलब 2 महीने में जो हमने डेरिवेशन करवाया, यहाँ पे आपको जो रिवीजन करवाया 12th क्लास का, उसमें 5 डेरिवेशंस आए हुए हैं, जो अभी उसी चीज को हम दिखलाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। और एक डेरिवेशन जो बहुत आसान था, वो ऑफलाइन क्लास में कराया हुआ है वो चीज, लेकिन ऑनलाइन क्लास में इतना आसान था कि 5 मार्क्स का डेरिवेशन आने का उसका चांस बहुत कम था। इसीलिए, नहीं तो वो भी करवा दिया जाता, नो टेंशन, आपको 3 ही बनाना था। ध्यान से माइंड इट। 6 क्वेश्चंस पूछे हैं डेरिवेशन में, जिसमें से 3 ही बनाना था, और 5 करवाया हुआ है यहाँ पे 2 मंथ के लगभग अंदर। आइए वही दिखलाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों जल्दी से। और एक करवा देते हैं अभी, जो एक बाकी है वो करवा देते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में करवाया हुआ है, और यहाँ पे अभी करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 6 में से 3 बनाना था, 6 डेरिवेशंस में से 3 बनाने थे। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। व्हाट डू यू मी अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर? फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडेंसर या कैपेसिटर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यही करवाए हुए हैं। देखिए 2 महीना पहले, 2 मंथ्स एगो हमने स्ट्रीम किया था, यानी लाइव आए थे, तो 2 महीना पहले इसको हम अपलोड कर दिए। लेक्चर नंबर 6 प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा। सेकंड चैप्टर का डेरिवेशन करवाए हैं पूरा। तो लेक्चर नंबर 6 डेरिवेशन नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में देखिए करवाए हुए हैं। देखिए बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए तो बच्चों, देखिए बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और इसका थ्योरी हम पढ़ाए हुए हैं, लेक्चर में जाकर देखिएगा। सेकंड चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देखिएगा, मिल जाएगा। पूरा थ्योरी पढ़ाए हैं। जो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, वो भी बतलाया हुआ है, और डेरिवेशन सामने है बच्चों। देखिए पूरा इसका डेरिवेशन लेक्चर नंबर 6 डेरिवेशन नंबर 2 में जाके देखिएगा, पूरा हमने इसको करवाया है। पहला नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर का। देखिएगा दूसरे नंबर का, किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाइए। इन नियमों का उपयोग कर व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्रिचॉफ्स लॉज अप्लाइंग these laws obtain the balanced condition of Wheatstone bridge। यस, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहां करवाया है। किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाएं। देखिए 2019 में भी आया हुआ है। इन नियमों को देखिए कब करवाए बच्चों, देखिएगा ये करवाया हुआ है 4 डेज एगो, बस एग्जाम के, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के 2 दिन पहले करवाए थे, 4 डेज एगो। देखिए 4 दिन पहले करवाया हुआ है इसको, देखिएगा जाके देखिए आप। इस चैनल पे जाके देखिए, बबलू फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और आपको मिल जाएगा। 4 दिन पहले इसको करवाया गया है, देखिए 4 डेज एगो। वाह, देखिएगा किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाइए। इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था को प्राप्त करें। वही एकदम सेम क्वेश्चन, देखिए एकदम डिक्टो सेम क्वेश्चन आया हुआ है इस बार बच्चों। वाह, 2 क्वेश्चन तो सर हो गया। तीसरे क्वेश्चन का बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये चीज थोड़ा सा नजारा दिखा दे रहा है आपको। देखिए यही है, किरचॉफ के नियम को हमने पूरा डिटेल में बतलाया था, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझाया था। देखिए देखिए किरचॉफ के नियम को हमने अच्छे से समझाया था, और देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बतलाए थे। देखा जाए बच्चों, यस, हाँ देखिएगा मिल जाएगा। बस अब देखिए नेक्स्ट नंबर, 3 नंबर,
एक स्वच्छ चित्र के द्वारा खगोलीय दूरदर्शी की रचना एवं क्रिया का वर्णन करें, इसकी आवर्धन क्षमता की गणना करें। विथ नेट डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। देखिए बच्चों, अब तीसरे क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। वाह, एक स्वच्छ चित्र द्वारा, देखिए ये कि कब हुआ है डिस्कशन, 1 महीना पहले, स्ट्रीम्ड 1 मंथ एगो। ओके, एक स्वच्छ चित्र द्वारा खगोलीय दूरदर्शक की रचना एवं क्रिया का वर्णन करें तथा इसकी आवर्धन क्षमता की गणना करें। विथ नेट डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। एकदम देखिए ना, एकदम डिक्टो वही है। यस, डिक्टो वही है। वाह, क्या बात है। तो देखिए बच्चों, ये हमने पूरा डिटेल में समझाया था। देखिए आगे बढ़ा के देखिएगा, इसमें मिल जाएगा पूरा डिटेल में हमने इसको बतलाया है। देखिए पूरा डिटेल में, पूरा जितना कुछ पूछा है सब कुछ हमने इसमें डिटेल में बतलाया हुआ है। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बच्चों। देखिए एलसीआर यही नहीं करवाए हुए हैं, यहां ऑफलाइन क्लास में करवाया हुआ है, ऑनलाइन क्लास में अभी करवा दे रहे हैं इसको नहीं करवाए, लेकिन 6 में से 5 करवाया हुआ है जो अभी दिखला रहे हैं नजारा, और एक इसको अभी तुरंत करवाएंगे। सोचिए 6 में से 3 पूछा है, 3 बनाना है। 6 क्वेश्चंस में से, 6 डेरिवेशंस में से 3 आपको बनाने हैं, जिसमें से 5 आपको 2 महीना से जो हमने रिवीजन करवाया है उसमें से 5 आया हुआ है, और एक बहुत आसान है ये, इसको भी करवा के क्लियर कर देते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में इसको हम करवाए हुए हैं। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। यस यस, पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया समझाएं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ खींचे एवं इसकी क्रिया समझाइए। समझाइए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ द सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। वाह, देखिए बच्चों, ये सब कुछ हम समझाए हैं इस लेक्चर में। देखिए यस, पीछे पीछे इसका पूरा थ्योरी पढ़ाए हैं, इसी में देखिएगा, इसी लेक्चर में हम आगे भगा करके देखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए पीछे सब कुछ इसका बताए हुए हैं, और यहाँ देखिए मिनट, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, देखिए बच्चों ये है फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में। देखिए एक ये है हाफ वेव रेक्टिफायर भी बताए थे उस समय, और आगे बढ़ा के दिखा देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट। देखिए डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, यूजेज ऑफ डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए ये भी बतलाए हुए हैं, ये बतलाए हैं कब, तो देखिए 11 दिन पहले, देखिए 11 डेज एगो, 11 दिन पहले हमने इसको बतलाया है, और जो आया हुआ है 5 मार्क्स का बोर्ड में। देखिए पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया समझाइए, इसी लेक्चर में आप देखिएगा, इसी लेक्चर में आप देखिएगा जा करके पीछे बैक करके, तो मिल जाएगा। डायोड का हमने पूरा कॉन्सेप्ट पीएन जंक्शन डायोड का बतलाया है, ये पूरा समझाए हैं हम। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, तो देखिए 3 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग अभी थोड़ा सा कर लिए, 3 क्वेश्चन का। देखिए पहला संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। दूसरा किरचॉफ के नियम को अभी समझ लिए, मतलब वहां पे देख लिए। खगोलीय दूरदर्शी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को देख लिए। एलसीआर अभी बतलाने वाले हैं, जो ऑफलाइन क्लास में बतलाया हुआ है। पीएन जंक्शन डायोड बतलाए हैं यहाँ। फिर देखिए ये पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 प्राप्त करें, जहां संकेतों के अर्थ सामान्य है। फॉर अ थिन लेंसेज फाइंड द फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 वेयर द मीनिंग ऑफ सिंबल्स इज जनरल। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए यहां से। वाह, देखिए बच्चों ये कब बतलाए हुए हैं, 1 महीना पहले। देखिए स्ट्रीम्ड 1 मंथ एगो। देखिए पतले लेंस के लिए नीचे दिया हुआ सूत्र स्थापित करें, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर थिन लेंस गिवन बिलो 1/f इक्वल टू म्यू 2/μ1। चाहे ई लिखिए चाहे लिखिए, हाँ इससे हम ला करके पूरा इसमें पूरा डिटेल बतलाए हैं इसमें। इसी का वैल्यू अगर म्यू हो जाता था, मीडियम के लिए म्यू और एयर के लिए 1, तो ये आ जाता था ये चीज। तो ये भी बतलाया हुआ है, जो आपके पीछे देखिए यहाँ पे है। देखिए सेम एकदम है फॉर्मूला, देखिए तो यस सर है। अब देखिए बच्चों ये कब पूछा हुआ है, कब बतलाए हुए हैं इसको, 1 महीना पहले। यानी जो हमने रिवीजन करवाया, अब एक रिवीजन हम करवा दे रहे हैं, वो अभी मिला लीजिएगा आप लोग उसको। देखिए ये बतलाया हुआ है, देखिए इसमें थोड़ा सा नजारा दिखा देते हैं। ये पूरा हमने बतलाया हुआ है बच्चों, देखिए पूरा फॉर्मूला प्रूफ किए हैं अच्छे से, मिला लीजिएगा सब लोग। देखिए और प्रूफ करके लास्ट में लाए हुए हैं। देखिए यस, है ना, यहां तक ला दिए प्रूफ करके, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा चीज बतलाए हैं इसमें, आप देखिएगा ध्यान से। तो कहने का मतलब बच्चों कि जो हमने 5 डेरिवेशन आप लोगों को करवाया, 6
तो रिवीजन क्लास में हमने रिवीजन करवाया। 1 मिनट, इसको अब ऑफ कर देते हैं क्योंकि दिक्कत होगा। चलिए अब सही है। यस। अब देखिए बच्चों, अभी हमने आपको सब कुछ नजारा दिखला दिया कि 6 क्वेश्चंस ऑफलाइन क्लास में सब करवाया हुआ है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 6 डेरिवेशन में से 5 डेरिवेशन आपके बोर्ड में आया हुआ है। 6 में से 3 बनाना था, लेकिन 5 जो हम यहाँ पे 2 महीना में रिवीजन करवाए हैं वहां से आया हुआ है। 6 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनाना था, जिसमें से 5 यहाँ 2 महीने के रिवीजन से आया हुआ है। ऑफलाइन क्लासरूम से 6 ही आया, सब आया हुआ है। और जो एक है वो कितना आसान है, अभी करके आपको दिखला देते हैं। पूरा का पूरा बात क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर। देखिए, तो इसके बारे में हम सब कुछ कह दिए बच्चों। देखिए, सिलिंड्रिकल बेलनाकार संधारित्र के बारे में बोल दिए। फिर आपको हमने किरचॉफ के नियमों को, किरचॉफ लॉ के बारे में हमने बोल दिया आपको। फिर खगोलीय या दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हमने आपको कह दिया। इसको हम बतलाने जा रहे हैं तुरंत। आइए देखिए बच्चों, यस, कैसे बनाए होंगे आप उसको मिला लीजिएगा एक बार। ऐसे ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे जो जिनको हमने पढ़ाया है वो तो मिला लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं हमसे पढ़े हुए हैं इस चीज को, उनको देख लीजिए, उनके लिए है ये। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त निकालें, अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। Derive the condition for resonance in the LCR series alternating current circuit. Find the expression for resonant frequency. Yes, देखिए तो बच्चों, आइए मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एकदम क्लियर कर दे रहे हैं तुरंत। देखिएगा अच्छे से। LCR सर्किट, एलसीआर परिपथ, देखिए बच्चों यही होता है एलसीआर सर्किट। चाहे को तो एल को पहले बनाइए, सी को बाद में, उसके बाद आर को, जैसे लिखा हुआ है उसी फॉर्म में बना देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सीरीज में आप कैसे भी बना सकते हैं, आगे पीछे। ओके, यह है एल प्रेरित्र, इंडक्टर, यह है कैपेसिटर संधारित्र, और यह है प्रतिरोधक। और इसको जोड़े हैं किससे? तो एलसीआर अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से, जिसका विद्युत वाहक बल होता है E इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यह है प्रेरित्र, जिसका प्रेरकत्व तो L, इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, और रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R। जैसे ही हम लेकर के लेक्चर आएंगे बच्चों 12th जेई और नीट के लिए, तो पूरा इसका डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट करेंगे, पूरा डिटेल इसका बतलाएंगे। पहले प्योरली रेजिस्टिव का बात करेंगे, सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। फिर बात करेंगे प्रेरित्र का, सिर्फ प्रेरित्र जुड़ा हो परिपथ में, सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड हो सर्किट में इसी सोर्स के साथ। फिर कैपेसिटर कनेक्टेड हो, ओनली कैपेसिटर, जिसको हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी कहते हैं। और इंडक्टर जब जुड़ा रहता है तो प्योरली इंडक्टिव। फिर एलआर सर्किट आएगा, फिर आरसी सर्किट आएगा, फिर एलसी जो एलसी ऑसिलेशन होता है वो आएगा, और तब एलसीआर सर्किट का हम बात करेंगे। तीनों कनेक्टेड रहेगा श्रेणी क्रम में, सीरीज में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, लेकिन आज जितना जरूरी है उतना पहले हम आपको बतला रहे हैं। इंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL, कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC, VL, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, एंड VR फॉर रजिस्टर। यस, लेकिन बच्चों जब यहां डीसी सोर्स जुड़ा रहता है तो सीरीज में डायरेक्ट तीनों को ऐड करते हैं। माइंड इट, जब यहां पे डीसी सोर्स कनेक्टेड रहता है, डीसी सोर्स जुड़ा रहता है, तो यहां पे क्या करते हैं, तो यहां पे तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करते हैं। तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं। मतलब मान लिया जाए कि अगर ये 50 है, ये 30 है और ये 20 है, तो तीनों को ऐड कर देंगे। कब? जब डीसी सोर्स जुड़ा हो तब। माइंड इट, जब डीसी सोर्स जुड़ा हो तो तीनों को ऐड करते हैं, और जब एसी सोर्स कनेक्टेड हो ना बच्चों तो क्या करते हैं? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं हम लोग, कैसे, आइए देखिए। पहले सोर्स देखिए, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में, देखिए तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, सीरीज है। हाँ, अनुनाद के लिए शर्त निकालो, तो निकाल ही रहे हैं, उस पे तो आ ही रहे हैं क्वेश्चन पे, लेकिन पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट है ये। तो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, प्रेरित्र, संधारित्र और प्रतिरोधक। यस, जल्दी कीजिए इतना। अब देखा जाए बच्चों, बहुत जबरदस्त खासियत है इसका। जब आगे चलेंगे हम बतलाएंगे आपको, जब शुरू से चलेंगे चैप्टर्स को लेकर के, तब हम वहां पे बतलाएंगे आपको डिटेल में, लेकिन पहले आज जितना जरूरी है उतना बतलाते हैं।
जब सिर्फ प्रतिरोधक जुड़ा हो, जब शुरू से डेरिवेशन करेंगे, जब सिर्फ प्रतिरोधक के लिए यानी सिर्फ रेजिस्टर के लिए, ओनली रेजिस्टर के लिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वहां का कॉन्सेप्ट हम उठाते हैं थोड़ा सा, वहीं से ये बात आता है कि ऊपर में शॉर्टकट ट्रिक है VL, याद रख लीजिए बच्चों, ऊपर में शॉर्टकट ट्रिक है, ऊपर VL नीचे VC, लेकिन इसका रीजन क्या है, 100% जो ओरिजिनल रीजन है वो बतला रहे हैं कि जब रेजिस्टर जुड़ा हो, जब सिर्फ परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ सिर्फ प्रतिरोधक जुड़ा हो, तो सिर्फ ओनली रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द सर्किट विथ AC सोर्स, तब क्या होता है, दोनों का फेज सेम होता है, करंट और EMF का फेज सेम होता है। और जब इंडक्टर कनेक्टेड हो तो करंट का फेज 90 डिग्री लैग करता है। देखिए तो क्लॉकवाइज मतलब लैग, क्लॉक मतलब माइनस एंगल। तो बोलिए बच्चों, पोटेंशियल से जिसको हम EMF कहते हैं, EMF अक्रॉस इंडक्टर, तो अगर करंट का फेज, ध्यान दीजिएगा, बस पीछे के बात को हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसको शुरू से जब हम 12th JEE नीट का लेक्चर लेकर के आएंगे तो शुरू से उसको बतलाएंगे, डेरिवेशन के साथ, प्रूफ के साथ बतलाएंगे। लेकिन अभी जितना जरूरी है बच्चों वो समझिए कि अगर सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड हो सर्किट में AC सोर्स के साथ, AC सोर्स, माइंड इट, AC सोर्स, AC सोर्स, तो AC सोर्स के साथ जब सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड हो तो करंट का और EMF का फेज सेम होता है। जब इंडक्टर कनेक्टेड हो तो करंट का फेज 90 डिग्री लैग कर जाता है। याद रखिएगा, करंट का फेज 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, लैग कर जाता है। बहुत बढ़िया। और जब कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो करंट का फेज 90 डिग्री लीड कर जाता है। देखिए एंटी क्लॉक मतलब लीड, देखिए पहले अभी समझा दे रहे हैं हम, उसके बाद मिटा देंगे इसको। ये हो गया -90 डिग्री, -π/2 रेडियन, और ये हो गया +π/2 रेडियन। बस अभी हम समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मेन बात पे फोकस कर लिए तो सारा खेल खत्म। अब देखिए बच्चों, रेजिस्टर के केस में जब सिर्फ प्रतिरोधक जुड़ा हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, तो धारा का कला और विद्युतवाहक बल का कला समान होता है। हम ट्रिक बतला दिए कि I के डायरेक्शन में VR बना लीजिए, I के डायरेक्शन में VR, और VL ऊपर VC नीचे, VL ऊपर VC नीचे। ये हो गया याद रखने का ट्रिक। बढ़िया, चलिए। ये कब, जब ये राइट साइड में रहेगा, करंट राइट साइड में तो VR राइट साइड में, करंट राइट साइड में तो VR राइट साइड में, और VL ऊपर VC नीचे। ये तो हो गया ट्रिक याद करने का। लेकिन देखिए बच्चों, ओरिजिनल बात क्या है कि रेजिस्टर के केस में, सिर्फ रेजिस्टर प्रतिरोधक के केस में VR का डायरेक्शन Y का डायरेक्शन सेम होता है। इंडक्टर के केस में धारा का कला, करंट का फेज 90 डिग्री लैग कर जाता है, यानी कि धारा का कला विद्युतवाहक बल के कला से 90 डिग्री घट जाता है। घटना माने क्लॉकवाइज। और संधारित्र के लिए सिर्फ परिपथ में, सिर्फ सर्किट में, जब ओनली कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट विथ AC सोर्स, देन व्हाट हैपेंस, देन फेज ऑफ करंट इज लीडिंग विथ रेस्पेक्ट टू EMF बाय 90 डिग्री, यानी कि विद्युतवाहक बल से धारा का कला 90 डिग्री बढ़ जाता है। किसके केस में, जब परिपथ में सिर्फ संधारित्र जुड़ा हो तब। अब सोचिए कि जब प्रतिरोधक जुड़ा हो तो दोनों का कला सेम, दोनों का फेज सेम। जब इंडक्टर जुड़ा हो तो करंट का फेज EMF से 90 लैग किया, घटा, और जब कैपेसिटर जुड़ा हो तो करंट का फेज 90 डिग्री लीड किया, 90 डिग्री करंट का फेज लीड किया EMF से। ये बात हमने अच्छा खासा आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब देखिए बच्चों, अब हम आते हैं इसके उस फिगर की ओर। एक मिनट, यस। अब हम आते हैं इसके उस फिगर की ओर बच्चों, जिसमें हमको समझ में आएगा कि ओ केस नंबर 1, ऐसे केस 2 चलेंगे लेकिन एक केस से ही यहां समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें। केस नंबर 1, इफ, यदि VL इज ग्रेटर देन VC, यानी कि पर प्रेरित्र के सिरों के बीच विद्युतवाहक बल जो होगा वो संधारित्र के सिरों के बीच विद्युतवाहक बल से बड़ा होगा, तब क्या होगा। मींस EMF अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन EMF अक्रॉस कैपेसिटर। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये है VR और उसी डायरेक्शन में है I। अच्छा बताइए, ऊपर ज्यादा है नीचे की ओर वैल्यू कम है, तो VL माइनस VC होगा ऊपर, एकदम होगा सर। क्या बात करते हैं सर, इतना आसान चीज भी नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, कम ऑन मिनट। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहां पर VL ऊपर है, VC नीचे है, तो मान लीजिए ऊपर 100 है नीचे 50 है, तो 100 - 50 इक्वल टू ऊपर रिजल्टेंट। बोलिए, ऊपर 80 है नीचे 30 है, तो ऊपर 50 होगा। 80 - 30 = 50। सोचने वाली बात है। ऊपर मान लीजिए कि 20 है, नीचे मान लीजिए कि 5 है, तो ऊपर 15 + 5, ये 5 कट जाएगा, ऊपर 15 हो जाएगा। हाँ सर, सही है सर, क्लियर हो रहा है बच्चों, जल्दी बोलिए। ऊपर मान लीजिए 80 है नीचे 30 है,
तो 80 को लिख सकते हैं 50 प्लस 30, 30 से 30 कट गया, 50 बच गया ऊपर। यानी कहने का मतलब क्या बोलिए, कहने का मतलब क्या बोलिए, मतलब ये बच्चों कि ऊपर में क्या हो जाएगा, अगर VL ज्यादा है VC कम है तो VL माइनस VC ऊपर हो जाएगा, VL माइनस VC ऊपर हो जाएगा। अब देखिए यहां से EMF आता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऊपर VL माइनस VC, तो यहां ऊपर VL माइनस VC। अब रिजल्टेंट हो गया ये वाला EMF E। तो बोलिए बच्चों E इक्वल टू हैपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये आ गया ईएमएफ का बात, अच्छा है ठीक है। ईएमएफ का बात थोड़ा सा ज्यादा समझा रहे हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझा रहे हैं ताकि फील आए, नहीं तो फिर रटने टाइप हो जाएगा। अब देखिए E इक्वल टू हो जाएगा I इंटू जेड। आइए वो सब छोड़िए, दूसरे स्टाइल से बता रहे हैं, पहले ईएमएफ का बात थोड़ा सा हम आपको बतला दिए। चलिए इतना पर स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, यस। अब देखा जाए, अब उसी तरह से हम प्रतिबाधा त्रिभुज का बात करते हैं, प्रतिबाधा त्रिभुज का, यानी इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल, तो देखिए बच्चों सिंपल सा बात है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो VR इक्वल टू हो जाएगा, चलिए ना यहां से समझते हैं, देखिएगा अभी ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए आगे में था VR, तो आगे में रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा R, आगे में था VR, तो आगे में रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा R, ऊपर में था VL माइनस VC, तो ऊपर में हो जाएगा XL माइनस XC। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े, ऐसे तो इसमें बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उससे भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, ज्यादा समझने के लिए। ऐसा लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा फील आएगा। अब सोचिए बच्चों कि यहां पर VL माइनस VC है, तो VL माइनस VC, अब उसको हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। R है प्रतिरोध, और ये है प्रेरित्र का प्रेरणिक प्रतिघात, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, यह संधारित्र का धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अब बोलिए बच्चों जिस तरह से ऊपर हुआ VL माइनस VC, उसी तरह से ऊपर हुआ XL माइनस XC। अब ये हो जाएगा Z, जिसका नाम है प्रतिबाधा। तो बतलाइए बच्चों, हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी हम डायरेक्ट इसको लिख करके भी हम डिराइव कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आपको आए इसलिए हमने थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ाया। तो देखिए बच्चों जेड है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये होता है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, है ना, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब देखिए बच्चों इससे क्या फायदा होगा, आई इक्वल टू होता है ई बाई आर, तो आर के जगह जेड हो जाएगा, क्यों, ये एलसीआर सर्किट है तो जेड हो जाएगा, यानी आई बराबर होता है वी बाई आर, आई बराबर होता है वी बाई आर, तो आई इक्वल टू ई बाई आर। ईएमएफ, ईएमएफ इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल जो है एक प्रकार का विभवांतर है, तो आई बराबर ई बटा जेड। तो बोलिए बच्चों आई बराबर ई बटा आर, आई बराबर वी बटा आर। अच्छा तो जेड बोलिए कितना, सामने है बच्चों, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए बच्चों, अब देखिए अनुनाद की स्थिति, अब मेन बात पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पे देखिए, इतना के बाद हम क्वेश्चन पे पहुंचे, ध्यान से। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त, अरे वाह, अनुनाद का मतलब क्या है और उसका आवृत्ति का बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, अनुनाद का शर्त देखिएगा। अब स्क्रीनशॉट तो आप ले लिए होंगे, बढ़िया, ये भी ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ये भी बढ़िया। अब देखिए बच्चों अनुनाद के लिए होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से प्रवाहित होने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है वो महत्तम होती है, यानी कि अनुनाद के लिए, अनुनाद की स्थिति में एट रेजोनेंस इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द एसी सर्किट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है बच्चों। अब सोचिए करंट का वैल्यू सबसे ज्यादा जब होगा तो क्या मतलब है, आई मैक्सिमम कब होगा, आई इज मैक्सिमम, I is maximum, I is maximum at resonance, I is maximum
एट रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होगा वह महत्तम होगा। अगर ये महत्तम होगा बच्चों तो इसको न्यूनतम होना होगा। अगर ये महत्तम होगा तो इसको न्यूनतम होना होगा। अरे वाह, ये मैक्सिमम होगा कब? जब ये मिनिमम होगा। क्या बात है, क्योंकि सोर्स तो वही है, स्रोत तो वही है, तो विद्युत वाहक बल तो फिक्स है। लेकिन ये मैक्सिमम कब होगा? अनुनाद के लिए आई का मान महत्तम होता है। एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ आई इज मैक्सिमम। तो बोलिए आई इक्वल टू ई बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आई इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। वाह, अब देखिए तो बच्चों, आई मैक्सिमम तब होगा, आई इज मैक्सिमम इफ दैट इज मिनिमम। दैट इज मिनिमम। क्या बात है, तो आई मैक्सिमम तब होगा होगा जब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। 5 मार्क्स का है इसलिए थोड़ा बढ़ा के बना रहे हैं बच्चों। 5 मार्क्स का थोड़ा सिस्टमैटिक वे में बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आई मैक्सिमम तब होगा जब आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। अब बताइए बच्चों, ये मिनिमम कब होगा? जब ये जीरो होगा पूरा। ये जीरो नहीं, ये पूरा जीरो होगा। अगर ये है तभी तो इंडक्टर है, ये है तभी तो कैपेसिटर है, ये है तभी तो प्रेरित्र है, ये है तभी तो संधारित्र है। लेकिन ये जीरो नहीं, लेकिन इसका घटाव जीरो तो हो सकता है, इसका डिफरेंस तो जीरो हो सकता है। वाह, तो बोलिए बच्चों कि आई मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। आई मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा? जब ये जीरो होगा। वाह, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट मिनिमम मिनिमम तब होगा, यानी न्यूनतम तब होगा जब जब एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो होगा। क्या बात है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कहानी कैसे चल रहा है। देखिए, रेजोनेंस के कंडीशन में, अनुनाद की स्थिति में आई का मान महत्तम होना चाहिए, आई का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? जब ये जीरो होगा। क्या बात है, ये तो लिखे हैं बच्चों। देखिए, आई मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम तब होगा जब ये जीरो होगा। क्यों? आर तो जीरो हो नहीं सकता है, एक्सएल जीरो हो नहीं सकता है, एक्सी जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि तीनों है। एलसीआर सर्किट तब है जब तीनों है। एलसीआर सर्किट तब है जब तीनों है। तो बोलिए, ये जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ये जीरो होगा तो इंडक्टर खत्म, ये जीरो तो कैपेसिटर खत्म। तीनों है, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसा है कि अंतर तो जीरो आ सकता है। 40 माइनस 40, 20 माइनस 20, 10 माइनस 10, 50 माइनस 50, जीरो आ सकता है। तो बोलिए बच्चों, कब ये न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा? जब ये जीरो होगा। जीरो होगा तो बोलिए बच्चों, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो का रूट स्क्वायर इधर है, उधर रूट होगा जीरो, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सी। क्या बात है, बोलिए बच्चों, एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो जाए तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, अनुनाद हो जाएगा। ये महत्तम होगा, ये जीरो हो गया तो ई बटा आर। देखिए, ई जीरो हो गया तो ई बटा रूट अंडर आर का स्क्वायर तो आर। आई मैक्सिमम जो होगा ई बाई आर होगा, आई मैक्सिमम जो होगा ई बाई आर होगा। लेकिन कंडीशन निकालना था, तो एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो जाए तो अनुनाद हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। और यहीं से एक चीज और निकालना है, फ्रीक्वेंसी। देखिए देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालना है, अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए अब इस पे हम आ जाते हैं बस तुरंत। तो 3 मिनट में लेक्चर समाप्त हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब चलिए आपको बतला दे बच्चों कि हम लोग का अभी एक्सेल इक्वल टू आ चुका है। वी नो दैट एक्सेल इक्वल टू एक्सी। देखिए बच्चों, एक्सेल इक्वल टू एक्सी, एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार डिस्कशन किए इसका। और एक्सी इक्वल टू होता है 1 बाई ओमेगा सी। एक्सेल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी। ये सब वहीं से आएगा जो डिराइव करेंगे शुरू में, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तब बात करेंगे। तो बोलिए बच्चों, ये इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। तो ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर 1 बाई एल सी पॉजिटिव होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होता है। कोणीय आवृत्ति और रैखिक आवृत्ति धनात्मक होता है, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लिए। अब बोलिए बच्चों, ओमेगा इक्वल टू आ गया 1 का रूट 1 बाई रूट अंडर एल सी। और एट रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में इसको नॉट लगा देते हैं। अनुनाद की स्थिति में क्या लगा देते हैं? नॉट।
मैक्सिमम, मैक्सिमा का केस है, करंट मैक्सिमम हो रहा है, तो एट रेजोनेंस ओमेगा को ओमेगा नॉट लिख देते हैं, नो टेंशन, ओमेगा भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आ गया कौन सा आवृत्ति, ये है कोणीय आवृत्ति, ये है कोणीय आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति में कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, अरे वाह, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू नॉट लिख लेते हैं, एट रेजोनेंस अनुनाद की स्थिति में न्यू नॉट लिख लेते हैं, 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा इक्वल टू, दो बात बच्चों, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, या ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, अरे वाह। तो हम लोग को जरूरी है अभी न्यू से, फ्रीक्वेंसी कह रहा है क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हैं, तो बोलिए ओमेगा नॉट 2 पाई न्यू नॉट, 2 पाई न्यू नॉट, नॉट क्यों, एट रेजोनेंस, और 1 बाई रूट एल सी, तो न्यू नॉट इक्वल टू आ गया बच्चों 1 बाई 2 पाई रूट एल सी, ये हो गया अनुनाद की स्थिति में रैखिक आवृत्ति, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में कोणीय आवृत्ति, और ये हो गया अनुनाद की स्थिति में रैखिक आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति में रैखिक आवृत्ति, लीनियर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, लीनियर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। तो इस तरह से जितने क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए थे बच्चों, डेरिवेशन वाले, ऑब्जेक्टिव वाला हम डिस्कशन कर चुके हैं, और डेरिवेशन वाला बात हम कर चुके हैं, है ना। अब 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का बात इस बार हम नहीं किए थे, हाँ अगले बार हम उसको भी लेकर के आएंगे, जो अगला बोर्ड होगा हम लोग का उसमें, और सारा खत्म कर देंगे, क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम था और मेन फोकस था आपका ऑब्जेक्टिव पे और डेरिवेशन पे, वही हमने किया। बाकी क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसान है, आप एक बार देखिएगा, सारा बन गया होगा। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे तो सब बना लिए हैं, और बाकी सभी के लिए यहाँ पे हम आएंगे अगले साल, और कुछ नया लेकर के आएंगे, और तुरंत लेकर के हम आ रहे हैं 11th क्लास का जो पोर्शन है, जिसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे, अभी फिलहाल स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट का कॉन्सेप्ट बाकी था, जो वेव हम पढ़ाएंगे 11th जेई नीट का, वो लेकर के आ रहे हैं अगले लेक्चर से। और बच्चों यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जिसमें लास्ट में रिपीट कर दें आपको, 6 क्वेश्चंस में 3 बनाने थे, जिसमें हमने 2 महीना में लाइव में 5 डेरिवेशन क्लियर कर दिया था, जिसमें से 6 में से 3 ही बनाना था, लेकिन 5 अभी सामने हमने आपको दिखलाया। ऑफलाइन क्लास में 6 हमने बताया है, यहाँ पे हमने नहीं बताया था एक, तो यहाँ बतला दिए। चलिए, तो अच्छे से पढ़िए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।